हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में जिनके आने की संभावना है। प्रिय छात्रों, आप वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अपने साथ में एक नोटबुक रखें और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें। प्रिय छात्रों, वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? उत्तर प्रारंभ करते हैं। संथाल विद्रोह। संथालों को जो भूमि खेती करने के लिए दी गई थी, उस भूमि को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि दामिनी कोह क्या है। तो दामिनी कोह ऐसी भूमि है जो कि राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में संथालों को कुछ ऐसी भूमि दी गई थी जिस पर वह अपने गांव बसा सकते थे और जहां पर उनको खेती करनी थी। तो उस भूमि को दामिनी कोह कहा गया था और यह संथालों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र था, एक रिजर्व क्षेत्र था। उसके लिए एक पूरा परगना था जो इनके लिए रिजर्व किया गया था, उसको दामिनी कोह कहा गया था। अब क्या हुआ, 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि जो भूमि उन्हें अपने गांव बसाने, जहां उनका अपना शासन होगा, जहां उनके अपने आदर्श गांव होंगे के लिए जो भूमि दी गई थी, उस पर जमींदारों, साहूकारों और उपनिवेशिक राज का शासन है। यानी कि संथालों को जिस समय ये भूमि दी गई थी, उनको यह कहा गया था कि इस भूमि पर आप स्वतंत्र रूप से खेती करेंगे, ये गांव आपके अपने गांव होंगे, यहाँ पर अपना आपका शासन चलेगा, आपके अपने रीति रिवाज होंगे, आप अपने लिए खेती का उत्पादन करेंगे और सरकार को राजस्व देंगे। और यहाँ तक कि जो जंगलों को काटकर भूमि तैयार करने पर भी कुछ वर्षों के लिए, लगभग 10 वर्षों के लिए छूट दी गई थी, टैक्स में छूट दी गई थी कि भूमि के 10वें भाग पर आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। ऐसा संथालों को कहा गया था। लेकिन जब संथाल इस भूमि पर अच्छी तरह से खेती करने लगे, तो यहाँ पर कुछ जो बाहर के लोग थे, जैसे जमींदार, साहूकार और जो ऋणदाता थे, उनके द्वारा यहाँ पर हस्तक्षेप किया जाने लगा। और अपने, क्योंकि ये जो लोग थे औपनिवेशिक राज के एजेंट के रूप में काम करते थे, और वहां पर इन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो भूमि थी, ये क्षेत्र थी, वहां के जो स्थानीय राजा थे, उन्होंने ये औपनिवेशिक राज को भूमि दे दी थी, साहूकारों और जमींदारों को ये भूमि दे दी थी। इस प्रकार से तो यहाँ पर कुछ समय बाद जो जमींदार और साहूकार थे, वह अपना अधिकार स्थापित करने लगे और बोलने लगे ये भूमि हमारी है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जो संथाल थे, जिन्होंने जंगलों को काटकर भूमि तैयार की थी, खेती के लिए भूमि तैयार की थी, अब वो अपना आप को ठगा सा महसूस करने लगे थे। और यहाँ पर जो भी खेती करते थे संथाल, वह साहूकार और जमींदारों की इच्छा के अनुरूप ही खेती का उत्पादन करना होता था, जो कि वाणिज्यिक खेती होती थी। उनके साथ ही इनको यानी कि व्यापारी जो होते थे, व्यापारी के अनुरूप ही यहाँ पर खेती का उत्पादन करना होता था। मुख्य रूप से औपनिवेशिक राज के लिए ही उत्पादन किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उनकी अपनी स्वेच्छा से वह कोई भी अन्न का उत्पादन, अनाज का उत्पादन नहीं कर सकते थे। अपनी परंपरागत जो खेती थी संथालों की, वह भी उत्पादित नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर संथालों को लगने लगा था कि ये जो भूमि दी गई है वह उनके अपने लिए नहीं है। अब संथालों को लगा कि ये इतने सब कुछ जो संथालों के ऊपर अत्याचार होने लगे थे, तो अब उनको लगा कि अब विद्रोह करने का समय आ गया है। तो अब देखते हैं, 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु सिंधु एवं कान्होजी के नेतृत्व में किया गया था। सिंधु एवं कान्हो जी के नेतृत्व में किया गया था। आपके से जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे सिंधु एवं कान्हो जी थे। आगे चलते हैं। विद्रोह के बाद संथालों को विद्रोह हुआ, उसमें सिंधु और कान्हो जी अ, मारे गए। और विद्रोह को बाद में क्या हुआ कि विद्रोह के बाद में संथालों को
एक जो भू क्षेत्र दिया गया था वह उसका पूरा परगने का निर्माण किया गया, और उसके लिए उनके लिए कुछ कानून भी बनाए गए। और इन सब चीजों को देखते हुए अब यहाँ पर जो संथाल थे वह संतुष्ट हो गए कि उनके लिए क्षेत्र रिजर्व किया गया और उनके अपने कानून वहां पर बनाए गए, कुछ विशेष कानून संथालों के लिए बनाए गए थे। तो इस प्रकार से संथाल विद्रोह था। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दक्खन दंगा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दक्खन दंगा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसके देखिए, दक्खन दंगा आयोग को बताने से पहले हम दक्खन दंगा बोलते हैं, देखते हैं क्या। तो महाराष्ट्र में साहूकारों और महाजनों और ऋणदाताओं ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करते थे। जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में साहूकार और महाजन और जो ऋणदाता थे वह किसानों के साथ धोखाधड़ी करते थे, और इसके विरोध में महाराष्ट्र में दंगा हो गया था, और इस दंगे को ही दक्खन दंगा आयोग कहा गया। धोखाधड़ी किस प्रकार से करते थे, जो किसान थे जब ऋणदाताओं से ऋण लेते थे तो उनके जो हिसाब किताब के बही खाते जो होते थे उनमें गड़बड़ी करते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर ऋण के ऊपर ऋण लगाते हुए चलते जाते थे। और जो रैयत होता था, रैयत मीन्स किसान, जो किसान होता था वह हमेशा ऋणी बना हुआ रहता था, कभी भी वह अपने कर्ज को चुका नहीं पाता था। और साथ ही साथ जो बही खाते होते थे, जो हिसाब किताब के जो लेखे होते थे उसमें भी वह गड़बड़ी करते रहते थे। यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए लिए तो उसको 1000 रुपए प्रदर्शित कर देते थे वो। और साथ ही साथ जब कोई किसान अपनी फसल लेकर के आता था तो उसकी फसल भी बहुत सस्ते दाम पर खरीदी जाती थी, और वह ऋण कभी भी नहीं चुका पाता था, उसकी जो पूरी फसल है वह भी ऋण में ही चली जाती थी। साथ ही साथ किसानों को ऋण जमा करने की कोई प्राप्ति यानी कि रसीद भी नहीं दी जाती थी। और जब आगे से दोबारा से जब किसान जमा करने के लिए आता था अपना ऋण, तो उस स्थिति में उसको लगता था कि ये पैसा तो मैं पहले जमा कर चुका था लेकिन अभी भी वह कम नहीं हुआ। तो इस तरह से जो किसानों के साथ में धोखाधड़ी होती थी, इस धोखाधड़ी के विरोध में ही अब यहाँ पर दक्खन में एक दंगा हो गया था, जिसमें साहूकार और ऋणदाताओं के जो घर जला दिए गए थे, उनके ऑफिस जला दिए गए थे, लेखा जोखा जो था वो सारा जला दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर दंगा हुआ था। यह था दक्खन दंगा आयोग। अब इस आयोग मतलब जो दक्कन दंगा हुआ था, इस दंगे के जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग को कहा गया दक्कन दंगा आयोग। अब क्या था, देखिए, दक्कन दंगा आयोग कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंबई सरकार पर मामले की जांच करने का दबाव डाला गया। तो कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि भाई बंबई सरकार इस मामले की जांच करे, और बंबई सरकार ने अंग्रेज के लिए दक्कन दंगा आयोग 1875 में नियुक्त किया। ठीक है जी। तो बंबई सरकार ने जांच के लिए बंबई सरकार ने जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग नियुक्त किया, और इसका समय क्या है, 1875 में। ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया, 1875 में नियुक्त किया गया था। अब इस आयोग के द्वारा दक्खन विद्रोह के कारणों की जांच की गई, कि दक्खन का जो विद्रोह हुआ था वह क्यों हुआ था, और उसकी जांच की गई, और बाद में उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में प्रस्तुत की गई। 1878 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। याद रखना 1878 है ये। 1878 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, भेजी गई। इस रिपोर्ट में किसानों पर अत्याचार, उनमें असंतोष, रैयत मतलब किसान वर्ग तथा ऋणदाता के बयान व भू राजस्व की दरें और अकाल मंदी की स्थिति, ब्याज तथा कीमतों तथा जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट तथा रैयतों के जो याचिकाएं थी उनका संकलन इस रिपोर्ट के द्वारा किया गया, यहाँ पर दिए गए। तो हम देखते हैं कि एक बार फिर पुनः दोबारा से देखते हैं इसको, कि दक्खन दंगा आयोग, पहले हम बात करते हैं दक्खन दंगा आयोग आया क्यों। कि दक्खन दंगा आयोग इसलिए आया क्योंकि दक्खन में एक विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह किसानों और किसानों का साहूकारों और ऋणदाताओं के विरोध में था। महाजनों और साहूकारों और ऋणदाताओं के विरोध में था यह विद्रोह।
अब जब ये विद्रोह हुआ तो इसके विद्रोह को जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग को कहा गया दक्खन दंगा आयोग। कम क्या हुआ, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंबई सरकार पर अपने जो कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंबई सरकार पर मामले की जांच करने का दबाव डाला गया। बंबई सरकार ने जांच के लिए दक्खन दंगा आयोग 1875 में नियुक्त किया था। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, आयोग द्वारा विद्रोह के कारणों की जांच की और बाद में उसकी जो रिपोर्ट है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में भेजी, प्रस्तुत की। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या था, रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें थी। इस रिपोर्ट के द्वारा इसमें देखा गया कि रैयतों पर किस प्रकार से अत्याचार किए गए, रैयत जो थे वो क्यों असंतुष्ट थे, रैयत माने किसान, किसान क्यों असंतुष्ट थे, और जो किसान वर्ग था वह ऋणदाताओं, किसान वर्ग तथा ऋणदाताओं के बयान, दोनों के बयानों का संकलन किया गया कि भाई ऋणदाता क्या मानते थे और रैयत क्या मानते थे, इससे संबंधित दोनों की बातों को सुना गया। भू राजस्व दरें उस समय क्या थी, अकाल की स्थिति कैसी थी, क्योंकि उस समय अकाल पड़ते थे तो भूमि पर मैंने खेती नहीं हो पाती थी, और खेती नहीं होने के कारण जो किसान थे वह सही तरह से ऋण को भी चुका नहीं पाते थे। और भू राजस्व की दरें क्या थी ये देखा गया रिपोर्ट में। अकाल की स्थिति कैसी थी, मंदी की स्थिति थी, ब्याज दर क्या थी, कीमतें, उनको मार्केट में क्या कीमतें दी जाती थी किसानों को, जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट कौन सी थी, इन सब चीजों का यहाँ पर संकलन किया गया। और रैयतों के द्वारा जो भी जो उनकी जांच थी, जो उनकी शिकायतें थी, उनकी जो याचिकाएं थी, उनका भी यहाँ पर संकलन किया गया। तो ये किया था दक्खन दंगा आयोग ने। और इससे क्या होता है कि जो इतिहासकार थे उनको भी यहाँ पर इन सब याचिकाओं से, इस रिपोर्ट के माध्यम से इतिहासकारों को भी उस समय की जो इतिहास था उसको समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो ये था दक्खन दंगा आयोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह की क्या भूमिका थी, मौलवी अहमदुल्ला शाह की क्या भूमिका थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले एक मौलवी थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले एक मौलवी थे। इन्होंने हैदराबाद में, ये कहाँ के रहने वाले थे, हैदराबाद के रहने वाले थे, और हैदराबाद से इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रारंभ किया था, वहां से इन्होंने नेतृत्व करना प्रारंभ किया था। और जो हैदराबाद के आसपास के जो गांव थे उन गांव में ये जाते थे, गांव गांव ये घूमते थे और लोगों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध यहाँ पर इनको ये बताते थे कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटानी सरकार का विरोध करना क्यों आवश्यक है, ये चीजें बताते थे। देखते हैं अगला पॉइंट। ये विद्रोह में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, विद्रोह में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए गांव गांव जाते थे, गांव गांव जाते थे। वे पालकी में बैठकर चलते थे और पालकी के आगे नगाड़े और उनके पीछे उनके समर्थक चलते थे। इन्हें डंका साह भी कहा जाता था, डंका साह के नाम से भी इनको जाना जाता था। ब्रिटिश अधिकारी इनसे बहुत अधिक परेशान थे क्योंकि ये मौलवी थे और इनके साथ में हजारों लोग जुड़ रहे थे, इसलिए जो ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे वह भी इनसे बहुत परेशान थे। एक बार फिर देखते हैं, दोबारा से फिर रिविजन करते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवी थे। इन्होंने हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और वहीं से इन्होंने अपना ये विद्रोह प्रारंभ किया था। वहीं पर ये रहते थे, हैदराबाद में ही रहने वाले थे। और जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे ये विद्रोह में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए कार्य कर रहे थे, गांव गांव जाते थे। और जब ये गांव में जाते थे तो पालकी में जाते थे, आगे आगे नगाड़े बजाते हुए चलते थे और पीछे इनके समर्थक होते थे, और इसलिए इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो जिस तरह से इन्होंने विद्रोह में लोगों को जोड़ा और लोगों को जोड़ रहे थे, इनकी जो क्रियाएं थी, जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे, उसको देखते हुए ब्रिटिश अधिकारी भी बहुत परेशान थे क्योंकि इनके साथ में हजारों लोग जुड़ते जा रहे थे। अब जब
मौलवी अहमदुल्ला शाह 1856 में लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को लखनऊ आने के लिए रोक दिया गया था और इनको वहां पर उपदेश देने से भी रोका गया था। 1857 में इन्हें फैजाबाद की जेल में बंद कर दिया गया। अहमदुल्ला शाह को मौलवी अहमदुल्ला शाह को आई थी हैदराबाद से, और उनको 1857 में उन्हें फैजाबाद की जेल में बंद कर दिया गया और फिर इनको रिहा किया गया। पर उन्हें जब इनको रिहा किया गया तो उस समय क्या हुआ कि 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता घोषित कर लिया, अपना नेता चुन लिया। ठीक है जी। और उन्होंने क्या हुआ देखो, एक बार फिर दोबारा से देखते हैं पॉइंट से कि 1856 में लखनऊ पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोप लगाया कि वो उपदेश नहीं दे सकते क्योंकि वो ऐसा लग रहा था अंग्रेज अधिकारी को इनके साथ में हजारों लोग जुड़ रहे हैं और ये विद्रोह को मजबूत करते हुए जा रहे हैं, इसलिए इनको इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये शहर में कहीं पर भी कोई भी उपदेश नहीं देंगे। दूसरा, 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर और फैजाबाद की जेल में इनको डाल दिया गया। फिर रिहा हुए। जैसे ये रिहा हुए तो जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता चुन लिया। तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ये आगे जो उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों के मुंह की खानी पड़ी, यानी कि वह पराजित होना पड़ा। तो चिन्हट का जो संघर्ष हुआ था, चिन्हट की जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों की ओर से हेनरी लॉरेंस थे और इधर से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। और इस संघर्ष में, चिन्हट की लड़ाई में, चिन्हट का जो संघर्ष हुआ था इसमें हेनरी लॉरेंस की सेना को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि उनको पराजित होना पड़ा। तो मौलवी अहमदुल्ला साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। जो मौलवी अहमदुल्ला साहब थे उनको उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ हमारा, मौलवी अहमदुल्ला शाह का 1857 के विद्रोह में क्या योगदान था। ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 अंक में भी पूछा जा सकता है, 2 अंक में भी यह पूछा जा सकता है। इसी तरह से हमने इसको तैयार किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप से भिन्न थी? पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार से भिन्न थी? एक हम पहले इसमें आपको बताते हैं कि मोटा मोटा अंतर क्या है। जो पहाड़िया लोग थे वो राजमहल की आंतरिक पहाड़ियों में रहते थे। राजमहल की जो इर्द गिर्द की जो पहाड़ियां थी उन सभी जगहों पर पहाड़िया लोग रहते थे। और ये जो पहाड़िया लोग हैं ये परंपरागत रूप से खेती करते थे इस प्रकार से। जबकि जो संथाल थे, संथाल भी खेती करते थे, लेकिन संथाल जो खेती करते थे वह हल चलाकर करते थे और स्थायी रूप से खेती करते थे। अब देखते हैं यहाँ पर अंतर। पहला हम देखते हैं पहाड़िया लोगों की आजीविका। आप हेडिंग डाल लीजिए, पहाड़िया लोगों की आजीविका। तो पहाड़िया लोग देखते हैं, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे हम कि पहाड़िया लोग हैं जो वह राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती। झूम खेती होती है अस्थायी खेती होती है, यानी अस्थायी का मतलब यह है कि वो किसी एक स्थान पर 2 या 3 साल से अधिक रह करके खेती नहीं करते थे, स्थानांतरित खेती करते थे। अब 2-3 वर्ष तक एक जगह खेती की, फिर उस जमीन को छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे और फिर नई जगह जाते थे और वहां पर फिर वो खेती करते थे। अब देखिए क्या है झूम खेती, क्या है ये भी हमने आपको बताया। ये 2 अंक में आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि झूम खेती के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसको इसलिए भी ऐसे भी तैयार कर लीजिए, 2 अंक के हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं झूम खेती को, प्रॉपर झूम खेती को अलग से। झूम खेती के अंतर्गत पहाड़ियां एक स्थान पर केवल 3 या 4 वर्ष तक खेती करते थे
और उस स्थान को पहले वे जंगल में साफ करते थे, घास फूस को साफ करते थे, और वहां पर फिर वह उसको जलाते थे, राख तैयार करते थे। उस राख को वह उर्वर मतलब खाद के रूप में उपयोग करते थे, और इस प्रकार से वह जमीन जो होती बहुत अधिक उपजाऊ एवं उर्वर होती थी। ठीक है। और उपजाऊ इस प्रकार से वो जमीन को उपजाऊ बनाते थे। आगे देखते हैं। 3 वर्षों तक खेती करते और फिर कुछ वर्षों तक जमीन को खाली छोड़ देते और नए इलाके में चले जाते थे। तो इस प्रकार से जमीन को साफ किया, उसको उसमें राख को खाद के रूप में उपयोग किया, जमीन को उपजाऊ किया, उस पर 2-3 वर्ष तक खेती करी। खेती करने के पश्चात में जब 3 वर्ष तक खेती करेंगे, उसके पश्चात फिर वे दूसरी जगह चले जाएंगे, और दूसरी जगह जाकर भी क्या करेंगे, फिर वहां पर वो अपना जंगल को साफ करते थे, झाड़ियों को साफ करते थे। जंगल मतलब बड़े पेड़ नहीं काटते थे, संथाल जो है बड़े पेड़ नहीं काटते थे, वो झाड़ियों को साफ करते थे। झाड़ियों को घास फूस झाड़ियों को साफ करते थे, और उनको वे जलाते थे, और उससे फिर वह खाद तैयार करते थे। फिर दोबारा से पुनः एक बार फिर नई जगह पर खेती करते थे। 2-3 वर्ष तक फिर वहां पर खेती करते थे, फिर वह दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इस प्रकार से स्थानांतरित खेती करते थे, और इस खेती को बोलते थे झूम खेती, संथालों के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है जीके में कि झूम खेती क्या है, झूम संथाल किस प्रकार की खेती करते थे। संथाल झूम खेती करते थे, स्थानांतरित खेती करते थे। और इनकी जो फसल होती थी, जो इनके उत्पादन होते थे, उपज जो होती थी, वो किस प्रकार की थी। देखिए यहाँ पर ये अपनी परंपरागत जो इनके उपयोग की होने वाली जो सामग्री है, उसी का ये उत्पादन करते थे, जो अपने खान पान में उपयोग ला सकते थे। जैसे कि दाल, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार के मोटे अनाज का उत्पादन ये करते थे। सरसों का उत्पादन करते थे, राई का उत्पादन करते थे। तो ये जो चीजें थी, इस प्रकार की खेती का उत्पादन यहाँ पर ये करते थे। यानी कि दाल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया, सरसों हो गई, इस प्रकार की चीजों का ये फसल जो थी वो उसका उत्पादन करते थे। क्योंकि जब राजमहल की पहाड़ियों में बुकानन पहुंचा, तो बुकानन ने इसी चीज का वर्णन किया कि जो पहाड़िया लोग हैं, पहाड़िया लोग दाल, ज्वार, बाजरा, सरसों की खेती करते थे। अब आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अपनी आजीविका में क्या करते थे पहाड़िया लोग, कि वो जंगलों से जो उत्पादन होता, जंगल की जो चीजें होती थी, उससे भी वह अपनी आजीविका चलाते थे। जैसे कि रेशम की कोय तैयार करते थे, राल तैयार करते थे, काठ कोयला तैयार करते थे, और लकड़ियां इकट्ठा करते थे। तो ये भी उनकी आजीविका का एक साधन था। जंगल से घास फूस, पेड़ पौधों से पशुओं का चारा तैयार करते थे। जो उनको जो चारा मिलता था, वह घास फूस पेड़ पौधों से वो तैयार करते थे। और जो उनके जो पड़ती जमीन थी, जिस पर वो पहले खेती, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते रहते थे, जो जमीन उन्होंने पड़ती छोड़ी हुई थी, उस पड़ती जमीन पर भी अच्छी तरह से हरी घास की एक चादर सी फैल जाती थी, बिछ जाती थी। और वहां उस जगह से भी वे अपने पशु के लिए चारा प्राप्त करते थे। और ये सभी भूमि को, जितनी भी अपनी राजमहल की जो आसपास की जो पहाड़ियां थी, क्षेत्र थे, उन सभी जगहों को वे अपनी निजी भूमि मानते थे। आगे चलते हैं। पहाड़िया लोग जो थे वो प्राकृतिक रूप से खेती करते थे, यानी कोई वाणिज्यिक खेती उत्पादन वह नहीं करते थे, प्राकृतिक रूप से खेती करते थे। और वह प्रकृति प्रेमी थे, कभी वह बड़े पेड़ों को नहीं काटते थे। और यहाँ पर जो भी उत्पादन करते थे जंगलों से, वो जो चीजें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती थी, सिर्फ उसी का वह उपभोग करते थे। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम संथालों की आजीविका। अगली हेडिंग हमारी क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि संथालों की आजीविका और पहाड़ी की आजीविका के बारे में बताया गया। अब संथाल कौन थे। संथाल कब से चर्चा में आए, तो जैसे कि हम थोड़ा सा एक दो बात और बताते हैं। जब राजमहल की पहाड़ियों में बुकानन पहुंचा, तो उसने देखा कि उन क्षेत्रों में, यानी कि राजमहल की जो पहाड़ियों में, वहां पर वाणिज्यिक खेती उत्पादन कराने की बहुत संभावनाएं हैं। उन चीजों को देखते हुए उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों को देखते हुए, उनकी उर्वर जो भूमि थी उसकी उर्वरता को देखते हुए, बुकानन ने अपनी एक जो रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट में पूरा वर्णन किया, और रिपोर्ट वह सरकार के सामने उसने प्रस्तुत की। अब सरकार ने एक प्लान बनाया
कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में यहाँ पर वाणिज्यिक खेती का उत्पादन किया जाए। तो ये जो उसको कुछ लोग चाहिए थे, एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो स्थायी रूप से रह करके उनके लिए खेती कर सके। तो पहले जो ऑफर दिया गया पहाड़िया लोगों को दिया गया कि भाई आप हमारे लिए वाणिज्यिक खेती का उत्पादन करिए, तो लेकिन पहाड़िया लोग तैयार नहीं हुए, उन्होंने इस चीज को नकार दिया। अब उसके बाद में जो संथाल थे, संथालों को कहा गया कि भाई आपको हम आपके लिए एक क्षेत्र देंगे, आप उस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहेंगे और वहां पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से आपका ही गांव होंगे, आपके आदर्श गांव होंगे, आपके अपने रीति रिवाज होंगे, आप अपने हिसाब से खेती करेंगे। यहाँ पर ऐसे बोला गया उनको, और स्थायी रूप से खेती करेंगे, आपके लिए क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाता है। तो जो राजमहल की जो पहाड़ियां थी, उनकी जो तलहटी का जो क्षेत्र था, वहां पर संथालों के लिए कुछ भूमि आरक्षित कर दी गई, जिसको दामिनी कोहो कहा गया। अब संथाल कैसे थे? अब क्या हुआ, देखो क्या परिवर्तन आता है। संथाल आदर्श बासिंदे के तरह वहां पर रहने लगे। आदर्श बासिंदे यानी कि स्थायी रूप से एक बासिंदे की तरह वहां पर, बासिंदे मतलब रहने वाले की तरह से, जो स्थायी रूप से रहने वाले लोग हैं उनकी तरह संथाल वहां पर रहने लगे, क्योंकि उन्हें जंगलों को सफाया करने की कोई हिचक नहीं थी। उनको का जैसे पहाड़िया लोग बड़े जंगलों को नहीं काटते थे, बड़े पेड़ों को नहीं काटते थे, लेकिन संथाल उन पेड़ों को भी काट देते थे। तो उनको काम काम दिया गया कि भाई आप जंगलों को साफ कीजिए और अपनी खेती के लिए भूमि तैयार कीजिए। तो पहले तो संथालों ने जंगलों को काटा और पूरी तरह से भूमि के लिए खेती के लिए भूमि तैयार की। अब क्या होता है, जो संथाल खाना बदोश की जिंदगी छोड़कर अब एक जगह बस गए। खाना बदोश, पहले ये भी क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे, लेकिन अब वह एक जगह बस गए और एक जगह बसकर उन्होंने वाणिज्यिक खेती करना प्रारंभ कर दिया। वाणिज्यिक खेती यानी कि नकदी खेती उत्पादन करना शुरू कर दिया है। वाणिज्यिक खेती में उस समय क्या आता था, जैसे कि पटसन की खेती, नील की खेती, इस प्रकार की जो उत्पादन थे वो अंग्रेज सरकार किसानों से कराती थी, क्योंकि उसकी डिमांड जो थी ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन में कपड़ा बनाने के लिए उसकी डिमांड होती थी और उसके लिए वह अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल भारतीयों से प्राप्त करती, भारतीय खेतों में उत्पादित कराती थी। तो इस तरह अपनी पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारतीय किसानों से वाणिज्यिक खेती का उत्पादन करती थी। तो यहाँ पर जो संथाल थे, संथालों को कहा गया कि जो भूमि आपको दी गई आप उसमें वाणिज्यिक खेती करेंगे। और जो ये संथाल थे, इनका साहूकारों और व्यापारियों के साथ में लेन देन भी होता था, और यहाँ पर वस्तुओं को खरीदते और ये बेचते भी थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ संथाल थे जो खेती करते थे, वह साहूकारों और व्यापारियों के लिए फसल का उत्पादन करते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संथाल थे वे स्थायी रूप से खेती भी यहाँ पर करते थे। हालांकि बाद में संथालों को इन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और 1855-56 में फिर संथाल विद्रोह हुआ। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन हमने ये कर लिया है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन से तैयार हो चुके हैं, और अब आप इसको 2-3 बार जरूर रिवीजन कीजिए और अध्ययन करती जाइए, और सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप नोट करते हुए चलिए। और प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दीजिए, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन को आप दबाइए, एक्टिव कर दीजिए, और इससे सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, समय पर मिलती रहेंगी। जो भी नई वीडियो आएगी वह तुरंत आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। वो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उसमें वह शो हो जाता है, वहां से आप डायरेक्ट हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप अभी आपके एग्जाम बिल्कुल निकट हैं, आप अच्छी तरह से तैयारी करते जाइए, और अच्छी शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।